अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूएस और इसराइल ने ईरान पर जो जंग मुसल्लत की थी, पाकिस्तान की मीडिएशन से उसमें सीज फायर हो गया। 47 साल बाद यूएस और ईरान एक मेज पर बैठे, लेकिन 21 घंटे के मुज़ाकरात के बाद भी कोई डील नहीं हुई और जेडी वैंस और उनकी टीम को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। खेल अभी बाकी है और ये इतना आसान नहीं। यहाँ कुछ सवालात जन्म लेते हैं। सबसे पहले कि आखिर डील में असल रुकावट क्या है? सीज फायर के बावजूद इसराइल लबनान को क्यों जला रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अमेरिका के पास आगे क्या ऑप्शन बचा है? और पाकिस्तान जो कि इस सारी सूरत हाल में एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है, आगे जाके कहाँ खड़ा होगा? ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने खुद 4 मौजू बताए जिन पर बात हुई। नंबर 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल। नंबर 2, सैंक्शंस का मुकम्मल खात्मा। नंबर 3, जंग का मुआवजा। और चौथा और सबसे अहम मसला जिसने सब कुछ रोक दिया, न्यूक्लियर वेपन्स। वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन में बात खत्म की कि ईरान लिख कर दे कि वो कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो चीज़ें भी नहीं रखेगा जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में मदद देती हैं, यानी एनरिच्ड यूरेनियम। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम जखीरा करना भी बंद कर दे। ईरान ने इसका सीधा जवाब ये दिया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बनाते, लेकिन यूरेनियम एनरिच करना हमारा हक है, ये हम नहीं छोड़ेंगे। पहले सैंक्शंस हटाओ, जंग का मुआवजा दो, फिर आगे बात बढ़ेगी। और यहाँ असल मसला समझे। जेडी वैंस ने दावा किया कि बॉम्बिंग ने ईरान की एनरिचमेंट कैपेबिलिटी तबाह कर दी, लेकिन ईरान के पास अभी भी 450 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। ये वेपन ग्रेड नहीं, लेकिन ईरान चंद हफ्तों में इसे 90% तक एनरिच कर सकता है और इतने यूरेनियम से 11 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन सकते हैं। यही वो हथियार है जो यूएस को रात को सोने नहीं देता। दूसरी बड़ी रुकावट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ट्रंप ने मांगा स्ट्रेट बिल्कुल खुली रहे, कोई टोल ना लगे और कोई रोक ना हो, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया कि यह हमारी समुद्री हद है, हम इसका कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने यह भी कहा कि मिलिट्री शिप्स को वहां से हरगिज नहीं गुजरने दिया जाएगा। अब ये खबर बहुत कम लोग नोटिस कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी कहानी का एक अहम हिस्सा है कि अस्फहान में ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स मौजूद है। ईरान ने उसके ज़ेर ज़मीन टनल्स और तमाम दाखिली रास्ते सील करने शुरू कर दिए हैं। बड़े बड़े ट्रक्स वहाँ दिन रात काम कर रहे हैं। ईरान अपना यूरेनियम ऐसी जगह रख रहा है जहाँ ना बॉम्ब पहुँचे, ना ही यूएस की स्पेशल फोर्सेस। और यहाँ एक ज़रूरी बात समझ लें कि ईरान आखिर 60% यूरेनियम एनरिचमेंट पर क्यों अड़ा हुआ है। यूरेनियम को एनरिच करने का मतलब है उसे ताकतवर बनाना, लेकिन कितना ताकतवर, यही असल सवाल है। बिजली बनाने के लिए यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने के लिए सिर्फ 3 से 5% यूरेनियम की एनरिचमेंट काफ़ी है, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए 90% तक यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है। इसे वेपन ग्रेड यूरेनियम कहते हैं। 60% यूरेनियम एनरिचमेंट बिजली बनाने की ज़रूरत से 12% ज़्यादा है और एटॉमिक बॉम्ब बनाने से सिर्फ चंद हफ्ते दूर। अब यहाँ आपको पूरा गेम समझ जाना चाहिए। ईरान कहता है कि ये हमारा सॉवरन राइट है, हम रिसर्च करते हैं। अमेरिका कहता है कि 60% यूरेनियम को एनरिच करना सिविल यूज से कोई ताल्लुक नहीं रखता, यह बॉम्ब बनाने की तैयारी है और हम ये नहीं मानेंगे। यही वो लकीर है जिस पर इस्लामाबाद की पूरी मेज ही उलट गई। तो यूएस अब क्या कर सकता है? ऑप्शन 1, मजीद बॉम्बिंग, लेकिन यूरेनियम इतनी गहराई में है कि बॉम्ब्स वहां तक नहीं पहुंच सकते। ऑप्शन 2, स्पेशल फोर्सेस, यानी डेल्टा फोर्स और सील टीम 6 वगैरह ईरान के अंदर उतरें और यूरेनियम अपने कब्जे में ले लें। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह तारीख का सबसे खतरनाक मिशन होगा। अगर यूरेनियम कैनिस्टर्स फट गए तो जहरीली गैस पूरे इलाके की आबो हवा को जहरीला कर देगा। ऑप्शन 3, डिप्लोमेटिक डील। ये रास्ता अभी इस्लामाबाद में बंद हुआ, लेकिन यही वाहिद रास्ता है। उधर सीज फायर के बावजूद इसराइल के बैरूत पर हमले जारी हैं। लबनान में इस वक्त 2000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। ये लोग सीज फायर का इंतजार करते रहे, लेकिन वो सीज फायर उनके लिए नहीं थी। नेतन्याहू ने साफ कहा कि सीज फायर सिर्फ यूएस और ईरान के दरमियान है। लबनान में हिजबुल्लाह एक अलग जंग है और ये उस डील में नहीं आती। असल में
اسرائیل جان بوجھ کر ایسے معاہدے اور ایسے حالات چاہتا ہے جس سے وہ اپنے مقاصد پورے کرتا رہے اور دنیا کو جواب بھی نہ دے۔ پاکستان نے یہ سیز فائر کروائی، یہ ایک تاریخی کام تھا۔ قطر اور ترکی جو کردار چاہتے تھے وہ پاکستان نے لے لی۔ پاکستان نے دنیا کو دکھایا کہ وہ ایک سنجیدہ میڈیٹر ہے، ایک ایسا ملک جس پر دونوں پارٹیز بھروسہ کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر یہ ڈیل نہیں ہوئی تو پاکستان ایک بہت مشکل جگہ کھڑا ہوگا۔ پاکستان کی اپنی معاشی حالت اس وقت بہت نازک ہے۔ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں اگر آئل دوبارہ $140 کی طرف بڑھتا ہے تو پاکستانی عوام اس بوجھ کو مزید برداشت نہیں کر سکیں۔ جے ڈی وینس نے جاتے وقت صرف اتنا کہا کہ ہم اپنی فائنل اور بیسٹ آفر میز پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایران چاہے تو قبول کرے ورنہ نتائج بھگتے۔ ایران کی فورن منسٹری نے کہا کہ کچھ نکات پر اتفاق تو ہوا لیکن یہ ایک دن کا کام نہیں، اب کوئی جو چاہے کہہ لے اور کچھ بھی ہو جائے، جب تک یہ یورینیم کسی ڈیل میں شامل نہیں ہوتا یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، بس رکی رہے گی۔ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔